चलिए, तो गुड इवनिंग वेणुगोपाल जी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीसीए रूल को डिस्कस कर रहे थे, और जितना हमको याद आ रहा है हम लोग पिछले क्लास में रूल नंबर 22 तक देखे हुए थे, है ना। रूल नंबर 22 तक हम लोग देखे हुए थे। उसके बाद से हम लोग आज डिस्कस करेंगे रूल नंबर 23 से, है ना। चलिए, अच्छा, पहले हम लोग इस रूल को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे आपका कैन आई गेट द लिंक फॉर टुडेस क्लास। चलिए, एक लड़का जो है क्लास के लिंक के लिए बता रहा है, तो उनको थोड़ा लिंक भेज देते हैं, है ना। बस एक मिनट वेट करिए। कस्टमर जो होता है ना वो भगवान होता है, इसलिए हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए। चलिए, तो हम लोग रूल 22 तक पहले डिस्कस किए हुए थे, है ना। तो अभी हम लोग रूल 23 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रूल 22 में हम लोग क्या देखा था, कोई पब्लिक चैट में बताइएगा। रूल 22 में हमने क्या देखा था? प्रजापति जी, ज्योतिर्मय जी, वेणुगोपाल, बताइए फटाफट से। हमने रूल 23 में क्या देखा था, 22 में क्या देखा था? देखिए, 23 आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी अगर आप रूल 22 नहीं बता पाते हैं तो गलत बात है। मुकेश बोला अपील नॉट लाइज, बिल्कुल। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील डोंट लाइज, है ना। अपील जिसके अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा, नो अपील लाइज, बिल्कुल। ऐसा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में हम अपील नहीं कर सकते, बिल्कुल शत्रुघ्न जी, है ना। चलिए, रोहित जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो रूल 22 में हमने देखा वो कौन सा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में अपील नहीं किया जाएगा। और हम लोग जब 23 में आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। देखिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये लेके मतलब 22 से लेके 28 तक आपको याद रखना है। फ्रॉम रूल नंबर 22 से लेके रूल नंबर फ्रॉम रूल 22 से लेके रूल नंबर 28 तक ये आपका अपील के बारे में बताता है। रूल नंबर 22 से लेके रूल नंबर 28 तक जो है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है अबाउट अपील, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया गया हम लोग एक बार बस इसको देख लेते हैं, है ना। रूल नंबर 22 में क्या बताया गया था? ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि जिस जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं किया जाएगा उसके बारे में बताया गया था। कहाँ पे? रूल नंबर 22 में। रूल नंबर 23 में क्या बताया गया, है ना। एक बार चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे थोड़ा नोट भी कर लेता हूँ, तो हम दोनों का रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो पहले आया मेरा रूल नंबर 22, ऑर्डर, इसको हम आसानी से लिखते हैं नो अपील, जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं हो जाएगा होगा, है ना। फिर आता है मेरा रूल 23, रूल 23, जिसके अगेंस्ट में अपील लाइज, जिसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रूल 24, रूल 24, इसमें क्या बताया गया फटाफट पब्लिक चैट में लिखिए। रूल 24 में क्या बताया गया? रूल 24 में क्या बताया गया? यहां पे बोला गया अबाउट, सॉरी, अबाउट एप्लेट ऑथोरिटी। एप्लेट का स्पेलिंग क्या होता है हमारा? APPELLATE, एप्लेट ऑथोरिटी, है ना, ऑथोरिटी, ठीक है। फिर रूल 25 में क्या बताया गया? रूल 25, तो 5 में आप याद रखिएगा पीरियडिसिटी, 5 में पीरियडिसिटी मतलब पीरियड बोल सकते हैं कि कितने दिन के भीतर हमको अपील करना रहेगा। रूल 25 में क्या बताया गया? 5 से पीरियड, 5 से पीरियड, है ना। तो याद रखना है पीरियड ऑफ अपील, मतलब कितने दिन के भीतर हमको अपील करना है उसके बारे में बताया गया। फिर आता है रूल 26, इसमें क्या बताया गया? इसमें बोला गया फॉर्म एंड कंटेंट, कंटेंट ऑफ अपील, मतलब अपील को कैसे किया जाएगा, क्या उसका कोई फॉर्मेट है या नहीं है, ये सारा रूल 26 में बताया गया।
फिर आता है रूल 27। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कंसिडरेशन ऑफ अपील, कंसिडरेशन ऑफ अपील। तो 26 27 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या बोला जा रहा है। तो 27 जो है कंसिडरेशन ऑफ अपील का मतलब जब हम अपीलेट अथॉरिटी के पास करते हैं तो क्या क्या मैटर है जो अपीलेट अथॉरिटी देखता है, क्या क्या मैटर है जिसको अपीलेट अथॉरिटी देखता है, उसको बोला जाता है कंसिडरेशन ऑफ अपील। मतलब क्या क्या होगा तो हमारा अपील जो है वो कंसीडर किया जाएगा, है ना। फिर आता है आपका रूल 28, ये आखिरी है। इसमें क्या बताया गया? मान लीजिए जब अपील को कंसीडर किया गया, अपीलेट अथॉरिटी ने अपील के सारा मैटर्स को देखा, उसके बाद वो क्या करेगा? फाइनल ऑर्डर करेगा। और इस फाइनल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना जो होता है किसका काम होता है? वो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर जिसने ऑर्डर किया उनका काम होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अपील, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? इसके बारे में रूल 28 में बताया गया। देखिए 22 से लेके 28 तक टोटल कितना रूल हुआ? 22, 23, 3, 2, 5, 2, 7, टोटल ये 7 रूल है जो अपील के साथ रिलेटेड है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। क्यों हम इसको बोले? क्योंकि ये जो 7 रूल का नंबर मैं यहाँ पे लिखा, आपके एग्जाम पे आप 100% श्योर रहिए इसके भीतर एटलीस्ट एक रूल नंबर आपको पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसके भीतर एक रूल नंबर आपको जरूर पूछा जाएगा। तो हमको याद रखना है कि 22 से लेके 28 जो है इसके भीतर अपील रिलेटेड मैटर के बारे में बताया गया। अब मेरे साथ आप आंख बंद करके अगर याद करिएगा कि 22 से लेके 28 में अपील है, ठीक है, मेरे साथ आप आंख बंद करिए पहले। देवी और सजनों, पहले अपना आंख बंद कर लीजिए। आपको दुनिया में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल रूल नंबर दिखाई दे रहा है, रूल नंबर 22, जहां पे क्या बोला गया? ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं किया जाएगा। कहां पे बोला गया? 22 में बताया गया। फिर 23 में क्या बताया गया था? जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। पहले किसके अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा, फिर जिसके अगेंस्ट में किया जाएगा। फिर 24 में क्या बोला? ठीक है, जब किया जाएगा तो किसके पास किया जाएगा? तो अपीलेट अथॉरिटी के पास किया जाएगा। तो 24 में बताया गया अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब अपीलेट अथॉरिटी के पास कितने दिन के भीतर आप अपील करोगे, इस पीरियड के बारे में बताया गया। उसके बाद तो 22, 23, 24, 25 में बताया गया कि कितने दिन के भीतर अपील किया जाएगा। अब कितने दिन के भीतर बोल दिया, अब कैसे करोगे? उस अपील का कोई फॉर्मेट रहेगा, उस अपील के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, है ना, क्या रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म और कंटेंट ऑफ अपील। इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? पीरियडिसिटी के बाद फॉर्म के बारे में बताया गया, है ना। पीरियडिसिटी के बाद फॉर्म के बारे में बताया गया। तो 26 में बताया गया फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ अपील। अब जब आप अपील करिएगा, उस अपील कंसीडर होगा या नहीं होगा, ये अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपका फॉर्मेट सही रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, सारा एविडेंस सही रहेगा, देन इट विल बी कंसीडर्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। तो 27 में बताया गया कंसीडरेशन ऑफ अपील के बारे में। और अगर आपका अपील कंसीडर हो गया और इंप्लीमेंट करने के लिए मतलब कोई ऑर्डर पास किया गया, किसके द्वारा? अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। तो इस अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने अपील किया था। तो 28 में बताया गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील। क्लियर है? 22 से लेकर 28। अब मैं आपको रूल नंबर मतलब कंटेंट बोलूंगा, आपको उसका रूल नंबर बताना है। शुरू से लेके याद करते हैं। पहले नो अपील लाइज, कौन सा रूल में बताया गया? अभी आंख खोल लीजिए, अभी आंख बंद मत करिए, नहीं तो सो जाइएगा आप लोग, हमको पता है ना। हम बचपन में यही करते थे, हम सो जाते थे और मम्मी हमको बोलती थी कि तुम सो रहे हो, हम बोलते थे नहीं हम याद कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग मेरे जैसे याद मत करिए। अभिजीत, ज्योतिर्मय, किशोर, मुकेश, सचिन, बंटी, सोनी, रवि, देवेंद्र, मनीष, सीताराम, शत्रुघ्न, नवीन, बिल्कुल रूल 22 में बताया गया कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में। वेरी गुड ज्ञानेंद्र जी। वॉइस का इशू नहीं है जयप्रकाश जी, आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, है ना। बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए वॉइस का इशू है कि नहीं।
बॉयज का इशू होना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो आपका ये गया जिसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। अब 23 में क्या बताया गया, जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा, जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। अच्छा, एपलेट अथॉरिटी के बारे में कौन सा रूल में बताया गया, बताइए फटाफट से। एपलेट अथॉरिटी के बारे में कहां पे बताया गया, रूल 24 में बताया गया, है ना। अब बताइए पीरियडिसिटी के बारे में कहां पे बताया गया, पीरियडिसिटी कितने दिन में करना है, 25 में बताया गया। वेरी गुड। फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ अपील, कौन सा फॉर्मेट रहेगा, क्या होगा, 26 में बताया गया। स्क्रीन भी विजिबल है, बदमाशी मत करिए। 27 में क्या बताया गया, कंसिडरेशन ऑफ अपील। 27 में क्या बताया गया, कंसिडरेशन ऑफ अपील, वेदर द अपील विल बी कंसिडर्ड और नॉट, कहां पे बताया गया, 27 में बताया गया। और उसके बाद अपील के अगेंस्ट, मतलब जब अपील किया जाएगा उसके ऊपर जब ऑर्डर इशू किया जाएगा, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, इसके बारे में कहां पे बताया गया, 28 में बताया गया। क्लियर है ना, 22 से लेकर 28 तक हमारा क्लियर है। इसके पहले हम लोग देखे थे 20 और 21। 20 में हम लोग क्या देखे थे, लेंडेड ऑफिसर और बोरोड ऑफिसर। बताइए 20 में क्या था, लेंडिंग या बोरोइंग। रूल नंबर 20 में क्या था, 20 में बिल्कुल लेंडिंग, जहरीले लोगों को हम वापस भेज देते हैं, मतलब बाहर भेजते हैं, तो 20 में था लेंडिंग, है ना। और 21 में क्या था, बोरोइंग, जैसे शादी करके भी बीबी को घर लाते हैं, उधार लेके भी हम क्या करते हैं, घर लाते हैं ऑफिसर को, बोरोइंग, है ना। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारा आपको याद हो चुका है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया जाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी का डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रूल 23 को लेके बोला जा रहा है जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा, ऑल ऑर्डर्स, बोल रहे कि सारा के सारा ऑर्डर, कौन कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया जाएगा, तो बोल रहे कि ऑल ऑर्डर्स मेड अंडर सीसीएस सीसीए रूल। सीसीए रूल के अंडर में, अधीन में जो भी ऑर्डर किया जाएगा उसके अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं, एक्सेप्ट जिसके बारे में रूल 22 में बताया गया। रूल 22 जब हम लोग देखे थे तो यहां पे देखे थे कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट का ऑर्डर, इंटरलोक्यूटरी नेचर का ऑर्डर, यानी कि स्टेप इन एड, उदाहरण हम लोग देखे थे। इंक्वायरी ऑफिसर ने अगर ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो पाता था, है ना। तो ये जो आपका एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के बाकी कोई भी ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा। सस्पेंशन के अगेंस्ट में अपील हो सकता है कि नहीं, बताइए फटाफट से। ज्योतिर्मय जी, हो सकता है, ठीक है। सस्पेंशन के अगेंस्ट में भी अपील किया जा सकता है, ठीक है। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ भाई, पहुंच गए, चलिए चलिए भाई, चलिए। तो अब 22 नंबर पे जो जो एक्सेप्शन दिया गया उसको छोड़ के बाकी सारा केसेस के अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है ना। तो बोला जी, ऑल ऑर्डर्स मेड अंडर सीसीए रूल एक्सेप्ट फॉर दोज मेंशन्ड अंडर रूल 22 आर लायबल टू बी अपील्ड अगेंस्ट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न, है ना। तो उस सारा ऑर्डर के अगेंस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट अपील के लिए आपका भेज सकता है। Apart, all orders impacting the condition of service as well as pay and allowances of the government servant is liable to be appealed against। तो बोला जा रहा है कोई भी ऐसा ऑर्डर जो गवर्नमेंट सर्वेंट के पे एंड अलाउंस को एडवर्सली अफेक्ट करता है, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा सर्विस कंडीशन, कोई भी ऐसा मतलब ऑर्डर जो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पे है, अलाउंसेस है, उसके ऊपर एडवर्सली इंपैक्ट करता है, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सर्वेंट अपील कर सकता है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि भाई ठीक है, चलो अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपील कर दिया, ठीक है, बट उसके बाद उनको लगा कि अरे अपील करके तो मैंने गड़बड़ कर दिया, अपील हमको नहीं करना था, क्योंकि हो सकता है पहले हमको माइनर में कोई छोटा सा पेनल्टी दिया गया था, अब बाद में कोई बड़ा पेनल्टी दिया जा रहा है
है ना, या जा सकता है। तो बोला जा रहा है रिक्वेस्ट फॉर विदड्रॉल ऑफ अपील, एक बार अपील करने के बाद अगर आप उसको विदड्रॉ करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर नहीं है, ये डिस्क्रिशन है एप्लेट अथॉरिटी का कि वो उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है। अब आपके मन में हो सकता है कि भाई क्यों कोई बंदा जो है एक बार अपील करके फिर विदड्रॉ करेगा, है ना, बट उसका कारण ये है कि अपील में पेनल्टी जो दिया गया पहले से उसको सेम रखा जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है ना। तो खाली इसका मतलब ये नहीं है कि अपील करेंगे तो पेनल्टी मेरा घटेगा या फिर सेम रहेगा, पेनल्टी बढ़ भी सकता है। तो अगर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अपील करके गड़बड़ हो गया, तो आप उसको विथड्रॉ करने के लिए अगर आवेदन दीजिएगा, इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द appellate authority whether your application will be entertained or not। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। देवी और सजनों फटाफट बताइए। चलिए अब आते हैं हम लोग मुकेश जी, एप्लेट ऑथोरिटी कौन होगा, है ना। रूल 24 में क्या बताया गया, यहां पे बताया गया अबाउट एप्लेट ऑथोरिटी। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ऑथोरिटी स्पेसिफाइड इन दिस बिहेव आइदर इन द शेड्यूल और बाय जनरल सॉरी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बोला गया कि सीसीए रूल का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जिन अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर दिया गया है एज एप्लेट अथॉरिटी, वो या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर में जिस अथॉरिटी को स्पेसिफाई किया गया है एज एप्लेट अथॉरिटी, वो आपका एप्लेट अथॉरिटी रहेगा। अब अगर कोई ऐसा केसेस आता है जहां पे कोई भी ऐसा अथॉरिटी को स्पेसिफाई नहीं किया गया, ना तो शेड्यूल में ना प्रेसिडेंट के द्वारा कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर में अगर नहीं किया गया, तो वहां पे कौन होगा एप्लेट अथॉरिटी। तो बोला गया ग्रुप ए और ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है और वहां पे अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने पास किया था, ऑर्डर किया था, इशू किया था, तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल बी द एप्लेट अथॉरिटी। क्लियर है। सबऑर्डिनेट ने इशू किया तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा आपका एप्लेट अथॉरिटी। अदर देन दिस, मतलब अगर ऑर्डर जो है इट इज इशूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी, द प्रेसिडेंट विल बी द एप्लेट अथॉरिटी। याद रहेगा। अब म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है, शिवानी जी। ठीक है। तो क्या हुआ, ग्रुप ए और ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर देखिए यहां पे पहले इसको समझिए, आपके मन में मिसकंसेप्शन आ सकता है। शेड्यूल में जिसके बारे में नहीं बताया गया, जनरल और स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से भी जिसके बारे में नहीं बताया गया, अगर ऐसा केसेस है, मतलब गिने चुने 2 4 5 10 जो भी केस मिलेगा उस केस के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अगर ऑर्डर पास किया है कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा, है ना, तो अपील किसके पास जाएगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास अपील किया जाएगा। अगर ऑर्डर पास किया गया अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा या फिर उनके हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो इस केस में अपील चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है। तो ये बात हमारा बताया गया इस जगह पे। अब अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो ये तो हमने देखा ए और बी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। अब आते हैं हमारा ग्रुप सी और ग्रुप डी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बोला गया इस जगह पे देखा जाएगा कि ऑर्डर किसने किया। तो जो भी ऑर्डर किया उसका जो सुपीरियर अथॉरिटी है, मतलब अगर ए है और बी है, अगर कोई ऑर्डर जहां पे बी इज द सबऑर्डिनेट ऑफ ए,
जहां पे बी ए का सबऑर्डिनेट है, तो अगर बी के द्वारा ऑर्डर इशू किया जाएगा, ए विल बी द एपलेट ऑथोरिटी। क्लियर है? ग्रुप सी और ग्रुप डी के केस में, ग्रुप सी और ग्रुप डी के केस में अगर ऑर्डर ए के द्वारा पास किया गया और ए जो है बी के सबऑर्डिनेट है, तो बी विल बी द एपलेट ऑथोरिटी। क्लियर है? यही बात हमारा बताया गया कहां पे, रूल 24 में यही बात हमारा बताया गया कि कौन हमारा एपलेट ऑथोरिटी होगा। अब रूल 24 के बाद हम आएंगे रूल 25, जहां पे हमने क्या देखा था, पीरियड ऑफ अपील, पीरियडिसिटी, कितने दिन के भीतर आपका, पीरियडिसिटी नहीं बोल सकते, पीरियड या फिर लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि कितने दिन के भीतर अपील करना है। तो बोला जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिए इसमें। ये आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए एकदम ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ठीक है? कभी भी पूछा जा सकता है अपील कितने दिन के भीतर किया जाएगा, तो बोला जा रहा है अपील शुड बी मेड विद इन 45 डेज। अब आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, आपको सवाल पूछेगा अपील शैल बी मेड विद इन ऑप्शन ए, चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसका जवाब आपको देना है। अपील, पहले हम लोग लिखते हैं एज पर सीसीए रूल्स 1965 अपील शैल बी मेड विद इन 45 days of issue of order, 60 days of issue of order, C 30 days of issue ना होके issuance होगा, issuance of order, D none of these। चलिए फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए इसका। एज पर सीसीए रूल 1965 अपील शैल बी मेड विद इन, रवि ने बताया ए, और किसने, बाकी लोग, बाकी सब लोग डी ऑर्डर दिए विद इन 45 डेज। अमन जी बोला है विद इन 45 डेज, आपका ऑप्शन बताना है ए बी सी डी में, है ना? बिल्कुल, ये याद रखना है। क्लियर है ना कंसेप्ट, हम क्यों बोले हैं? इसका सही जवाब क्या है, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि भाई अपील के लिए टाइम तो 45 डेज है, बट वो इशू ऑफ ऑर्डर से नहीं, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, जिस दिन वो ऑर्डर को डिलीवरी किया गया वहां से। तो इशू ऑफ ऑर्डर से अगर हम बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इशू ऑफ ऑर्डर से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर, है ना? तो एग्जाम पे आपको इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है और आपको गुमराह किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है, एग्जामिनर का काम ही है आपको कंफ्यूज्ड करना, है ना? तो 45 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट on which the order against which the appeal is being made is delivered to the appellant, है ना? जो अपील कर रहा है उस बंदे के पास जिस दिन वो ऑर्डर डिलीवरी हुआ था, जिस दिन वो ऑर्डर को रिसीव किया, वहां से ये 45 डेज होगा। अब बात आता है, मान लीजिए 47 डेज हो गया आने में, अब ये आपका अलाउ किया जाएगा या नहीं जाएगा, बताइए? अगर 47 डेज हो गया, वेदर देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट द अपील और नॉट। अगर 47 डेज हो गया, वेदर देयर इज एन ऑप्शन और नॉट टू एक्सेप्ट द अपील, तो बिल्कुल इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द एपलेट ऑथोरिटी। एपलेट ऑथोरिटी देखेगा कि भाई वेदर देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले और नॉट। मान लीजिए वो बंदा जो अपील कर रहा था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया और 10-15 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड था, तो एपलेट ऑथोरिटी अगर चाहता है उस अपील को एंटरटेन कर सकता है। द एपलेट ऑथोरिटी मे कंडोन द डिले ऑफ सबमिशन ऑफ अपील आफ्टर सेटिस्फाइंग कॉज ऑफ डिले।
है ना, वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, उसी के आधार पे ही इस डिले को माफ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वैलिड ग्राउंड रहेगा तो माफ करेंगे, नहीं तो मैं आपको साफ करेंगे। ठीक है, ये रवि कुमार का ट्रेलर देखने के बाद से हमारे दिमाग में भी रवि कुमार के जैसा डायलॉग आ रहा है। चलिए, तो पीरियड हमने देख लिया 25 में। अब आते हैं हम लोग 26, अर्थात जो हमारा अपील करेंगे उस अपील का फॉर्मेट क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, इसके बारे में बताया गया रूल 26 में, फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ अपील। तो पहला बात बोला गया कि भैया अगर तुमको अपील करना है, यू हैव टू मेक द अपील सेपरेटली इन योर ओन नेम, है ना। तो बोला जा रहा है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक द अपील सेपरेटली एंड इन हिज ओन नेम। हम लोग जानते हैं, जब सीसीएस कंडक्ट रूल भी देखे हैं, कि जॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन होता है। हम लोगों को कभी भी जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। अपील अगर करना है, मान लो एक साथ में एक केस में 5 आदमी फंस गया, तो पांचों को अगर अपील करना है, पांचों लोग सेपरेटली अपील करेगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपील नहीं करेगा, है ना। फिर क्या बोला गया, अपील एड्रेस्ड किसके प्रति होगा, तो बोला जा रहा है इट शैल बी एड्रेस्ड टू द एप्लेट अथॉरिटी। तो जब हम अपील करेंगे, मान लीजिए सुपरिंटेंडेंट ने ऑर्डर किया, हमको डीपीएस के पास अपील करना है, तो एड्रेस किसको करेंगे, डीपीएस को एड्रेस करेंगे, है ना। अब जब डीपीएस को हम एड्रेस करके अपील मेरा भेज रहा हूं, एक कॉपी हमको देना रहेगा किसके पास, जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा हूं, अर्थात सुपरिंटेंडेंट के पास। सुपरिंटेंडेंट ने हमको पनिशमेंट दिया, उसके अगेंस्ट में हम अपील कर रहे हैं, तो अपील करेंगे एप्लेट अथॉरिटी को एड्रेस करके, बट एक कॉपी हम दे देंगे सुपरिंटेंडेंट के पास, अर्थात जिसने हमको पनिशमेंट दिया उनके पास। क्लियर है। अब देखिए, बोला जा रहा है इट मस्ट कंटेन, अपील में क्या क्या रहेगा, सारा मटेरियल स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, और साथ ही साथ ये दो चीज जो है आपका, मतलब क्या वो घटना था, जो मटेरियल एविडेंस आपके पास है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, जो आर्गुमेंट आप देना चाह रहे हो वो आप दो, कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज को चूज करते हैं, वहां पे आपको चूजी होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इम्प्रॉपर लैंग्वेज जो है यूज ना किया जाए, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड जो है उसको यूज नहीं किया जाए। मतलब मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने आपको डिसमिसल का पनिशमेंट दिया, या हमको डिसमिसल का पनिशमेंट दिया, हमारा गुस्सा तो बहुत होगा, हमको लगेगा कि जाएंगे और सीधा घर पे जाके पीट के आएंगे जूता चप्पल लेके, है ना। किसी को भी होगा, आपके जगह हम रहेंगे हमको भी होगा, और मेरी जगह आप रहिएगा तो आपको भी होगा। बट भाई जूता चप्पल मारने का जो इच्छा आपके मन में आ रहा है उसको मन में ही रखिए, उसको आपका लिखने में मत यूज करिए। जब आप लिख रहे हो, यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल फॉर ऑल द अथॉरिटीज, इवन इफ उसने आपको गलत पनिशमेंट दिया, बिना वजह का पनिशमेंट दिया, फिर भी यू शुड शो योर प्रॉपर रिस्पेक्ट, लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, डिसरिस्पेक्टफुल और इम्प्रॉपर लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब फंडा क्या हुआ, तो पहले हमने देखा अपील जब करेंगे सेपरेट करेंगे, एड्रेस करेंगे एप्लेट अथॉरिटी को, कॉपी देंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर जिसने हमको पनिशमेंट दिया उनको, लैंग्वेज अच्छा वाला लैंग्वेज यूज करेंगे, रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है यहां पे रोल आता है जो हमारा पनिशिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था, जिसने हमको पनिशमेंट दिया था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका शुरू होता है। तो बोला जा रहा है द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, अर्थात जिस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरे द्वारा अपील किया गया, उनका क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो बोला जा रहा है भैया जब उनके पास इस अपील का लेटर का कॉपी जाएगा, तो वो इंतजार नहीं करेगा कि हमारा जो एप्लेट अथॉरिटी है, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारा डीपीएस साहब है, जब तक वो नहीं बोलेगा हम नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है।
जब उनको पता चल गया कि अपील हो चुका है, इनको किसी भी बात के लिए इंतजार नहीं करना है, सारा रिलीवेंट रिकॉर्ड को भेज देना है किसके पास? एपलेट अथॉरिटी के पास, विदाउट एनी अवॉइडेबल डिले, है ना। जो भी डिले को आप अवॉइड कर सकते हो वो डिले को अवॉइड करो, डिले मत करो। एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू फॉरवर्ड ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द एपलेट अथॉरिटी विदाउट वेटिंग फॉर एनी डायरेक्शन। वो एपलेट अथॉरिटी के डायरेक्शन के लिए इंतजार नहीं करेगा कि जब डीपीएस साहब बोलेंगे कि चलो फलाना व्यक्ति के द्वारा अपील किया गया, उसके केस का सारा डिटेल्स हमारे पास भेजो, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है। आपने देखा अपील हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट भेज दो, है ना। अब इस डॉक्यूमेंट के भीतर क्या क्या आ सकता है? तो सारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के भीतर उस केस का ब्रीफ हिस्ट्री आ सकता है, उसके ऊपर पैरावाइज कमेंट हो जाएगा, जिसको सबमिट करना रहेगा, जिसने ऑर्डर पास किया था, है ना। तो मैंने ऑर्डर पास किया उनके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में अपील हुआ, तो हम क्यों बोलते हैं कि भाई मेरा जो ऑर्डर था वो जस्टिफाइड था, उसके लिए हमको पैरावाइज कमेंट देना रहेगा। जो भी एनेक्सर था, है ना, हम लोग एनेक्सर 1 2 3 4 देखे थे, तो जो भी एनेक्सर रहेगा उसको भेजना रहेगा। डिसिप्लिनरी फाइल इन ओरिजिनल, उस केस का जो डिसिप्लिनरी फाइल है उसको ओरिजिनल में हमको भेजना रहेगा। उस बंदे का सर्विस बुक, उस बंदे का आपार या डॉजियर, अगर कोई दूसरा रिलीवेंट रिकॉर्ड है, ये सारा भेजना पड़ेगा एपलेट अथॉरिटी के पास विदाउट any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority। क्लियर है? रूल 26 में क्या बताया गया? रूल 26 क्लियर है कि नहीं बताइए? अरे हमारा कान के पास एक मच्छर आया, उसने भी बोला हाँ क्लियर है। अब जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं तो हमारा भी क्लियर हो गया है ना। बचपन में मेरा पापा कहानी सुनाता था कि जब तक कोई बोलेगा नहीं कि क्लियर है तब तक आप बोलते रहो, 2 3 बार 4 बार क्लियर है क्लियर है क्लियर है बोलने के बाद बंदा फाइनली सोचेगा ये बात मेरा सुनेगा ही नहीं, वो बोल ही दे भाई क्लियर है ना। भले ही क्लियर हो या ना हो, बोल देना अच्छा है। क्या राहुल जी, आप बीच बीच में हाथ उठाते रहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते रहता है। मोदी जी के पास हम खबर भेजेंगे, बोलता नहीं है, खाली हाथ उठाता है। चलिए हम देख लेंगे आपको, है ना। आते हैं हम लोग रूल 27 में, अर्थात कंसिडरेशन ऑफ अपील। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है, क्या क्या देखा जाएगा एपलेट अथॉरिटी के द्वारा बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अपील, उसके बारे में बताया गया। तो बोला जा रहा है द एपलेट अथॉरिटी शुड कंसीडर। देखिए एपलेट अथॉरिटी सारा चीज आपको नहीं देखेगा, क्या देखेगा? पहला देखेगा वो, बेसिकली आप याद रखिए 3 चीज है जो एपलेट अथॉरिटी देखता है। क्या क्या? नंबर 1 प्रोसीड्योर, अर्थात रूल 14, रूल 15, रूल 16, है ना। ये सारा जगह पे बेसिकली 14 से लेके 18 के भीतर अगर आप देखिएगा तो डिफरेंट प्रोसीड्योर के बारे में बताया गया, है ना। 14 में हम लोग देखे थे, 14 में क्या देखे थे कि मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर, है ना। फिर 15 में हम लोग क्या देखे थे? एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। 16 में हम लोग क्या देखे थे? माइनर पेनल्टी का प्रोसीड्योर, है ना। 17 में हम लोग क्या देखे थे बताइए फटाफट से? 17 में हम लोग क्या देखे हुए थे, फटाफट से बताइए? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल ऑर्डर, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, तो 17 में हम लोग देखे थे। 18 में हम लोग क्या देखे थे बताइए फटाफट से? रूल 18 में हम लोग क्या देखे थे? रूल 18 में क्या देखे थे? कॉमन प्रोसीडिंग। वेरी गुड सीताराम जी, कॉमन प्रोसीडिंग। तो अब याद करिए मेरे साथ, 14 में हमने देखा प्रोसीड्योर फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टी, 15 में हमने देखा एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, अर्थात आईओ जब रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके ऊपर कैसे क्या एक्शन लिया जाएगा। 16 में हमने देखा इंपोजिंग ऑफ माइनर पेनल्टी, 17 में हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, 18 में हमने देखा कॉमन प्रोसीडिंग, है ना। और 19 में हमने देखा सर्टेन केसेस, जो आपका जिसके अगेंस्ट में कोई स्पेशल प्रोसीड्योर है, स्पेशल प्रोसीड्योर इन सर्टेन केसेस, अर्थात जहां पे बिना इंक्वायरी किए पनिशमेंट दिया जा सकता है ना। अब मेरे साथ आप अगर याद करिएगा 14 से लेके
21 तक। देखिए आपको याद हो चुका होगा, याद करें एक बार। बहुत टाइम है हमारे पास, इसलिए चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर जो पढ़ेंगे उसको भूलेंगे नहीं, ये हमारा मोटो है ना। चलिए इस मोटो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए अब ओपन कर रहा हूं एक वर्ड पैड, है ना। पहले चलता था ब्लैक बोर्ड, अब मेरे यहाँ पे चल रहा है व्हाइट बोर्ड। अब इस व्हाइट बोर्ड में हम आ जाएंगे रूल 14 से लेके, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूल 14 से लेके रूल 21 तक देख लेते हैं, है ना। रूल 14 से लेके रूल 21 तक। क्यों हम 14 से लेके 21 देख रहे हैं? क्योंकि ये सारा चीज जो है ये पार्ट है, ये किसका पार्ट है? तो बोला जा रहा है पार्ट 6 का, जहां पे बोला गया अबाउट द प्रोसीड्योर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, अर्थात पेनल्टी को इम्पोज करने का जो प्रोसीड्योर है उसको पार्ट 6 में बताया गया। रूल 14 से लेके रूल 21 के भीतर ये बताया गया। टोटल कितना नंबर ऑफ रूल हो गया? टोटल नंबर ऑफ रूल 8 हो गया। 14 से 21 करेंगे तो 8 होना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, है ना। तो रूल 14 हम लोग पहले आते हैं। रूल 14 क्या बताया गया? प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, है ना। ये सभी लोग जानते हैं, प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। मेरे साथ आप लोग पब्लिक चैट में लिखिएगा, रूल 14 में क्या बताया गया? प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। लिखिए फटाफट से, एटलीस्ट मेजर पेनल्टी लिखिए, पूरा मत लिखिए, बदमाश लोग हैं आप लोग, फाकी मार रहे हैं मेरे साथ। प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। फिर आते हैं प्रोसीड्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर पेनल्टी कहां पे बताया गया मेजर, तो रूल नंबर 11 पे बताया गया प्रोसीड्योर मेजर पेनल्टी क्या क्या है ना। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। रूल 15 में क्या बताया गया? तो बोला जा रहा है भैया, इसमें बोला गया एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? इंक्वायरी रिपोर्ट जो आईओ होता है या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है, उनके द्वारा सबमिट किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग रूल 16। ये क्या बताता है? तो ये बताता है प्रोसीड्योर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टी को कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में रूल 16 में बताया गया। अब रूल 17 में क्या बताया गया? तो बोल रहे हैं भाई ठीक है, तुम पेनल्टी तो दोगे, बस पेनल्टी देने से पहले अपना जो ऑर्डर है उसको कम्युनिकेट करोगे कि नहीं? पेनल्टी जब हमको देना है, उस ऑर्डर को हमको कम्युनिकेट करना है या नहीं, है ना। तो रूल 17 बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर मतलब माइनर पेनल्टी का ऑर्डर है, मेजर पेनल्टी का ऑर्डर है, सारा ऑर्डर को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कहां पे बताया गया? रूल 17 में बताया गया। उसके बाद आता है रूल 18। जब आदमी एडल्ट हो जाता है तो वो कॉमन प्रोसीड्योर चला सकता है, कॉमन प्रोसीड्योर, ठीक है। तो रूल 18 में क्या बताया गया? कॉमन प्रोसीड्योर के बारे में बताया गया। अच्छा ठीक है, कॉमन प्रोसीड्योर तो बोल दिए। 19 में क्या है? तो भाई 19 कुछ स्पेशल है ना। ये स्पेशल प्रोसीड्योर, स्पेशल प्रोसीड्योर बोलते हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? 19 में स्पेशल प्रोसीड्योर इन सर्टेन केसेस, है ना। कुछ सर्टेन केस में कुछ स्पेशल प्रोसीड्योर दिया गया, उस स्पेशल प्रोसीड्योर के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। स्पेशल प्रोसीड्योर इन सर्टेन केसेस। किसी का अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लो, है ना। उसके बाद आते हैं रूल 20। तो हम लोग देखे थे जहरीले लोग हैं, तो लेंडिंग, है ना, लेंडिंग ऑफ ऑफिसर। एक यहाँ पे आपका लेंडिंग के बारे में बताया गया, प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर लेंड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंड टू स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हमने स्टेट गवर्नमेंट को उधार दिया या फिर आपका दूसरे गवर्नमेंट को, मान लीजिए दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को उधार दिया, तो उनके अगेंस्ट में पीएसयू को दिया, है ना। ये सबके अगेंस्ट में दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के पास हमने जो उधार दिया, उसके अगेंस्ट में कैसे क्या एक्शन लिया जाएगा, इसको बताया गया रूल 20 में।
और रूल 21 में क्या बताया गया, तो बोरोड, है ना, बोरोड फ्रॉम अदर, है ना। तो एक ये हम कर देते हैं लेंड टू अदर, और ये हमारा आ गया बोरोड फ्रॉम अदर, है ना। अब देखिए ये हमारा टोटल कंप्लीट हुआ 8 रूल, टोटल हमारा 8 रूल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कहा गया भैया जी, याद रहेगा कि नहीं बताइए। 14 से लेके आप लोग खाली डरते रहते हैं कि इतना रूल को कैसे याद करेंगे। 14 से लेके 21, इसके भीतर कोई ऐसा रूल है जो हमको याद नहीं रहता है। आप पब्लिक चैट में लिखिए कॉमन प्रोसीड्योर कहाँ पे बताया गया, पब्लिक चैट में लिखिए सब लोग, राहुल, शिवानी, मुकेश, आशीष, ज्योतिर्मय, अभिजीत, सची, वेरी गुड। रूल 18 में बताया गया कॉमन प्रोसीड्योर के बारे में, है ना। मेरे साथ अब आंख बंद करके याद करिए, तो सब लोग अपना अपना आंख बंद करिए। आप बताइए कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर कहाँ पे बताया गया, अब आंख खोल के बताइए। 17 में बताया गया, बिल्कुल, वेरी गुड आशीष, मुकेश, किशोर, सची, मनीष, नवीन, शत्रुघ्न, सोनी, शिबानी, शांतनु, बिल्कुल रूल 17 में बताया गया आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में। अच्छा बताइए बोरोड टू अदर, जो हम दूसरे को उधार देते हैं, वेरी गुड प्रजापति अमन, बबलू जी, कहाँ पे बताया गया, 21 में, 20 में नहीं, डीपी सिंह, बोरोड जो है 21 में है, और लेंट जो है वो आपका 20 में है। जहरीले लोगों को हम दे देते हैं, अच्छे लोगों को ले लेते हैं। तो 20 में है लेंट टू अदर, और 21 में है बोरोड फ्रॉम अदर, है ना, बोरोड फ्रॉम अदर। चलिए अब हमको बताइए एक्शन टेकन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ पे बताया गया, याद करिए। 15 में, 26 में कहाँ से हो गया, पिटाई खाइएगा। 15 में बताया गया एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, है ना। अब 14 से अगर हम याद करें, 14 से अगर हम याद करें, याद करके आंख बंद करके, 14 में आपको ये लिखना नहीं है, ठीक है, आंख बंद करके याद करिए मेरे साथ। 14 में बताया गया मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर, 15 में बताया गया एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, 16 में बताया गया माइनर पेनल्टी का प्रोसीड्योर, 17 में बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, 18 में बताया गया कॉमन प्रोसीडिंग, 19 में बताया गया स्पेशल प्रोसीड्योर इन सर्टेन केसेस, 20 में बताया गया ऑफिसर लेंट टू अदर्स, और 21 में बताया गया ऑफिसर बोरोड फ्रॉम अदर्स। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं बताइए। 14 से लेके 21, और थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे, याद करके देखिए, 22 से लेके हम लोग देखे हुए थे, 22 से लेके 28, है ना। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे, 22 से लेके 28। चलिए उसको भी एक बार लिख लेते हैं। रूल रूल नंबर 22 क्या बताया गया, बताइए फटाफट से। रूल 22 में क्या बताया गया था, रूल 28 में क्या बताया गया था, ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, यही बताया गया था ना, जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग रूल 23, रूल 23 क्या बताया गया था, ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज, जिसके अगेंस्ट में अपील किया जाएगा, है ना। अब याद करिए रूल 24, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में, फटाफट से लिखिए रूल 24 में क्या बताया गया था, 24 में क्या बताया गया था, 22 में ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज, हाँ एप्लेट अथॉरिटी, वेरी गुड अरविंद जी, पिटाई खाइएगा, शॉर्टकट नहीं मारना है। सची, एप्लेट अथॉरिटी, इतना तो कष्ट करिए, APPELLATE, चलिए इस बार हम स्पेलिंग सही लिखे हैं, एप्लेट अथॉरिटी के बारे में बताया गया। अब आते हैं रूल 25, बताइए क्या बताया गया फटाफट से। 25 में क्या बताया गया, 5 से पीरियड, 5 से पीरियड, है ना, पीरियड, बिल्कुल, पीरियड ऑफ अपील, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील, है ना। अपील कितने दिन के भीतर करना है, तो भाई ये भी याद कर लीजिए, 45 डेज फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, है ना। तो जिस दिन हमारा ऑर्डर किया गया था, ऑर्डर जिस दिन डिलीवरी हुआ था, वहां से 45 डेज, इसके भीतर ये क्या रहेगा, हमारा पीरियड ऑफ अपील, है ना, पीरियड ऑफ अपील कितना दिन, 45 डेज रहता है। याद रहेगा कि नहीं, ये सवाल आएगा आपके एग्जाम पे,
ये सवाल आपके एग्जाम पे आएगा, ध्यान रखिए। आते हैं फिर 26, बताइए क्या बताया गया 26 में, याद करिए, दिमाग में जोर लगाइए। फेबिकॉल का दिमाग होना चाहिए पूरा एकदम, जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ अपील। तो अपील मेरा कैसा होगा, मैं डिसरिस्पेक्टफुल फॉरवर्ड इशू नहीं करूंगा, मैं अकेला अकेला अपील करूंगा, मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करूंगा, है ना। ये डिफरेंट चीज जो है कहां पे बताया गया था, रूल 26 में बताया गया था। फिर आता है रूल 27, क्या बताया गया था बताइए। रूल 27 में क्या बताया गया था देवी और सजनों, फटाफट से बताइए। कंसिडरेशन ऑफ अपील, वेरी गुड मुकेश जी। कंसीडरेशन ऑफ अपील कहां पे बताया गया, रूल 27 में बताया गया। कंसीडर, मुकेश, ज्योतिर्मय, शांतनु, वेरी गुड, रूल 27 में बताया गया। अब आते हैं रूल 28, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था इंप्लीमेंटेशन। मुझे याद है ये आप लोग कुछ लोग भूल चुके होंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, है ना, ये हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ अपील। जो हमारा अपील हुआ था उस ऑर्डर अगेंस्ट अपील बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ नहीं, ऑर्डर अगेंस्ट अपील। जो मैंने अपील किया था उसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर किया गया था उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में कहां पे बताया गया, इसके बारे में बताया गया था रूल 28 में। तो ये 22 से लेके 28 जो है ये कहां पे बताया गया, तो ये बताया गया पार्ट 7 में। पार्ट 7 जो है ये अपील के बारे में बताता है। देखिए आपको अपील के बारे में बहुत कुछ पता है, बट आपको ये भी याद रखना है कि भाई और बहनों कि 7 नंबर पार्ट जो है पार्ट 7 में अपील के बारे में बताया गया, जहां पे रूल 22 से लेके रूल 28 यानी कि टोटल 7 रूल इसमें आपका है ना। तो पार्ट 7 7 रूल और इसमें क्या बताया गया, अपील। तो आपको याद रखना है साथ साथ हमको अपील कर देना है, ज्यादा लेट नहीं करना है। अपील हम लोग साथ साथ कर देंगे और पार्ट 7 में अपील के बारे में बताया गया। अब हमको देखिए 14 से लेके 28 तक हमको याद हुआ है कि नहीं बताइए। 14 से लेके 28 तक हम लोगों को याद है। धीरे धीरे हम लोग बाकी भी देख लेंगे। आपको देखिएगा कि पूरा जो 35 रूल है 35 हमको याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। प्रदीप जी म्यूट कर लीजिए, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कुछ बताना है आपको, चलिए आगे आते हैं, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे ये सब लेके भी बढ़ेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन को बंद करता हूं और आ जाता हूं हमारे प्रेजेंटेशन के पास, ठीक है। चलिए अब अपील जब हम करते हैं उस जगह पे क्या क्या चीज है जिसको कंसीडर किया जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे 3 एस्पेक्ट है जिसको कंसीडर किया जाता है। और वो क्या क्या है, तो बोला जाता है पहले है प्रोसीड्योर, अर्थात जो डिटेल्ड प्रोसीड्योर में इंक्वायरी होना चाहिए, जैसे आईओपीओ का अपॉइंटमेंट होगा, है ना, इंक्वायरी होगा, चार्जशीट इशू किया जाएगा, ये सारा जो हमारा शुरू से रहता है कि भाई इंक्वायरी होगा, चार्जशीट इशू होगा, टाइम देंगे, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आएगा, फिर जाके उसके अगेंस्ट में अगर वो एग्रीड नहीं हुआ फिर हम आईओपीओ का अपॉइंटमेंट करेंगे, है ना। फिर जाके सारा डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, फिर जाके सीओ ब्रीफ, पीओ ब्रीफ, सीओ ब्रीफ दिया जाएगा, आईओ रिपोर्ट आएगा। ये प्रोसीड्यूर अगर फॉलो नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, एप्लेट अथॉरिटी नॉर्मली जो है आपका जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में राय दे देता है ना। तो हमको याद रखना है पहला एप्लेट अथॉरिटी देखता है वेदर द प्रोसीड्यूर हैज बीन प्रॉपर्ली फॉलोड और नॉट, वेदर द प्रोसीड्यूर हैज बीन फॉलोड और नॉट, है ना। तो जो हमारा प्रॉपर प्रोसीड्योर है जो होना चाहिए, वेदर द प्रोसीड्योर हैज बीन फॉलोड और नॉट, ये देखता है कौन, एप्लेट अथॉरिटी। तो ये गया पहला चीज। फिर देखता है फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दिया, जो फाइंडिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दिया वो आपका जस्टिफाइड है कि नहीं। मान लीजिए सारा सबूत जो था वो सारा सबूत बोल रहा था कि ना भाई केस जो था प्रूव्ड नहीं है,
कभी कभी देखिएगा आईओ भी लिख के दे दिया कि केस इज नॉट प्रूव्ड, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिख दिया, मतलब ऐसा ऑर्डर हम लोग देखे हुए हैं जहां पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिख दिया कि हाँ ये देखने से ही लगता है कि केस इज प्रूव्ड। इस प्रकार से भी ऑर्डर दे देता है कि ये देखने से ही भी लग रहा है कि मैं अंतरात्मा से देख रहा हूं केस इज प्रूव्ड। अरे भाई किस कारण से केस इज प्रूव्ड बताओ, है ना। तो ऐसा ऐसा रिमार्क भी दे दिया जाता है। तो भाई ये फाइंडिंग सही है कि नहीं ये देखेगा एपलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो पहला देखा प्रोसीड्योर, फिर देखा फाइंडिंग, फिर देखेगा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, है ना, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए बहुत छोटा सा कोई गलती है, बहुत छोटा सा कोई गलती है, जैसे मान लीजिए एक दिन मैंने क्या किया, आधा घंटा लेट ऑफिस आया, सपोज एक दिन में हाफ एंड आवर लेट ऑफिस आया हूं, और हमको पनिशमेंट में क्या कर दिया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अब बताइए ये क्वांटम जस्टिफाइड है कि नहीं, कि भाई एक दिन लेट आने के कारण आप मेरा आधा दिन का सीएल ले लीजिए, है ना। उसके बाद आप आइए धीरे धीरे, हमको मान लीजिए बात मान नहीं रहा हूं, वार्निंग दिए, चार्जशीट किए, अगला अगला बात आ रहा है, बट आप एक दिन हम लेट से आए, आप हमको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिए, तो ये क्या हुआ, क्वांटम जो है जस्टिफाइड नहीं है। तो एपलेट ऑथोरिटी एक तो देखता है वेदर द प्रोसीड्योर हैज प्रॉपर्ली बीन फॉलोड और नॉट, दूसरा देखता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो फाइंडिंग दिया वो सही है कि नहीं, और तीसरा देखता है पनिशमेंट जो दिया गया उसका क्वांटम जो है, उसका मतलब परिमाण जो है, उसका जो क्वांटिटी है वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के साथ वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं, ये देखना एपलेट अथॉरिटी का काम है। ये तीन चीज देखने के बाद, ये तीन चीज कंसीडर करने के बाद, प्रोसीड्योर, फाइंडिंग और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को कंसीडर करने के बाद एपलेट अथॉरिटी के द्वारा जो पनिशमेंट पहले से दिया गया उसके ऊपर तीन प्रकार का एक्शन लिया जाता है। क्या क्या, नंबर 1 सेट असाइड द ऑर्डर, अर्थात पहले हमको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया, ये सीधा आके बोला कि पागल है क्या, हट, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। दूसरा क्या कर सकता है, पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है, मतलब पहले हमको डिसमिसल का दिया गया, अब वो बोला कि नहीं डिसमिसल नहीं, इसको कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस दो, पनिशमेंट रिड्यूस हुआ कि नहीं, पहले रिमूवल या डिसमिसल हो रहा था, अभी आप इसने हमको क्या किया, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस दे दिया, तो हमारा रिड्यूस हो गया। तीसरा क्या कर सकता है, इनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट। अब मान लीजिए पहला केस में हमको रिमूवल फ्रॉम सर्विस दिया गया था, और ये बंदा बोला कि भाई तो गर्हित अपराध है, इसको तो दुनिया से निकाल देना चाहिए था, बट क्योंकि हमारे पास कैपिटल पनिशमेंट है नहीं, इसके लिए हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल पनिशमेंट है यानी कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, हम लोग वही उनको देंगे। तो वो क्या कर सकता है, एनहेंस भी कर सकता है। तो एक सेट असाइड कर सकता है, एक रिड्यूस कर सकता है, एक एनहेंस कर सकता है, और चौथा अगर उनको लगता है जो पनिशमेंट दिया गया एज इट इज भी उसको रख सकता है कि ना जो दिया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने सही किया, उतना ही देना चाहिए। तो ये चारों काम जो है ये कर सकता है। अब देखिए सेट असाइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सेम रख दिया, चलेगा, बट अगर आप पनिशमेंट बढ़ाते हो, मतलब इनहेंस करते हो, वहां पे यू हैव टू इशू ए शो कॉज नोटिस टू द एप्लेंट और चार्ज्ड ऑफिशियल। अगर पनिशमेंट को एनहेंस करना है तो यहां पे शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना रहेगा उस प्रपोजल के अगेंस्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। याद रहेगा, उसके अगेंस्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, शो कॉज नोटिस भेजना रहेगा। ठीक है, और ये खाली अपील के केस में नहीं, रिवीजन के केस में, रिव्यू के केस में, जहां पर भी हो, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर पनिशमेंट को एनहांस करना चाहता है उनको शो कॉज नोटिस भेजना रहेगा चार्ज ऑफिशियल को। क्लियर है। अब appellate authority has to see minutely whether all the due procedure has been followed or not। ये procedure के बारे में हम शुरू में ही बोले हैं,
कि एपलेट अथॉरिटी देखता है, माइन्यूटली इस मैटर को देखता है कि जो सारा ड्यू प्रोसीड्योर है, मान लीजिए हमको चार्जशीट किया गया, 15 दिन का समय देना था और हमको 5 दिन का समय दिया गया। अब जब मैं अपील करूंगा वहां पे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा हमको रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, जिस कारण से मैंने मेरे पक्ष को सही से रख नहीं पाया, है ना। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर जो आईओ वाईओ जो भी था, उसने प्रॉपर प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं किया, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, ड्यू प्रोसीड्योर फॉलो नहीं हुआ। तो एपलेट अथॉरिटी क्या कर सकता है, अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पे ड्यू प्रोसीड्योर फॉलो नहीं हुआ है, वो ऑर्डर कर सकता है डी नोवो प्रोसीडिंग के लिए। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, डी नोवो प्रोसीडिंग के लिए। डी नोवो प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, डी नोवो का मतलब होता है फिर से, नया नया तरीके से, है ना, अगेन, बिल्कुल अगेन उस प्रोसीड्योर को चलाओ। भाई तुमने गड़बड़ किया, दोबारा करो, है ना। बचपन में हम लोग करते थे कि तुमने ये गलती किया, तुमको दोबारा करना है, होमवर्क तुमने लिखा था, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा लिखो। तो ये क्या है, डी नोवो। डी नोवो प्रोसीडिंग चलाने के लिए ऑर्डर कर सकता है। और ये डी नोवो प्रोसीडिंग कहां से चलेगा, तो बोला जा रहा है दो कंडीशन हो सकता है। नंबर 1, जहां पे लैकुना था, जहां पे प्रोसीड्योर फॉलो नहीं हुआ था, वायोलेशन हुआ था, चाहता है तो वहां से शुरू करवा सकता है, नंबर 1 कंडीशन। और नंबर 2, एकदम शुरू से, है ना, एकदम शुरू से भी वो आपका इसको करवा सकता है। तो इफ नॉट ऑर्डर डिनोवो प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ लैकुना और एनी अदर, है ना। तो लैकुना जहां पे हुआ है या फिर वहां से या फिर शुरू से भी, जिन जहां से उनको लगता है एज डीम्ड फिट, वो क्या कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है और डिनोवो प्रोसीडिंग चलाने के लिए बोल सकता है। कहां पे बताया गया, रूल 27 पे बताया गया। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग रूल 28 में। बताइए, दिक्कत नहीं हो रहा है ना, कष्ट हो रहा है क्या, एक बार फटाफट से बताइए। आपका कष्ट मतलब मेरा कष्ट, है ना। तो अगर आपको दिक्कत होगा आपको बताना रहेगा, ठीक है। आते हैं अभी हम लोग रूल 28, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट अपील, है ना। तो अपील के ऊपर जो ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के बारे में यहां पे बताया जा रहा है। तो बोला जाएगा द ऑथोरिटी अगेंस्ट हुज ऑर्डर अपील हैज बीन मेड। तो वो अथॉरिटी जिनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया गया था, बोला जा रहा है शैल गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर पास्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। अब ए ने ऑर्डर इशू किया, ए के द्वारा ऑर्डर इशू किया गया जो था, उसके अगेंस्ट में बी के पास अपील किया गया। बी ने क्या किया, अपील के ऊपर सम ऑर्डर पास किया, कोई ऑर्डर पास किया। अब इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा, ये ए का काम होगा। क्लियर है, ए के ऑर्डर के अगेंस्ट में बी के पास अपील किया गया, बी ने सर्टेन ऑर्डर दिया, ये ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका जिम्मेदारी है कि उस ऑर्डर जो अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया उसको इफेक्ट करना, उसको लागू करना। क्लियर है, याद रहेगा ना। मतलब यहां पे बाउंड कर दिया कि भाई वो बोल नहीं सकते कि नहीं, अपीलेट अथॉरिटी बोला तो क्या हुआ, सुपरिटेंडेंट ने डिसमिसल का परमिशन दिया, अपीलेट अथॉरिटी ने बोला कि डिसमिसल नहीं, इनको 2 स्टेज डाउन करके छोड़ दो, है ना। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोल रहे क्यों, मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा, हम नहीं देंगे, हम डिसमिसल दे दिए तो दे दिए, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो नहीं, सीसीए रूल यहाँ पे उनको बाउंड किया है, तुमको अपीलेट अथॉरिटी का बात मानना है, उनका जो ऑर्डर है उसको इफेक्ट करना तुम्हारा ही काम है। कौन बोला, रूल 28 बोला, हमने कुछ नहीं बोला, है ना। अब आते हैं रूल 29। रूल 29 में क्या बताया गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से 2 नंबर का सवाल पक्का है, गारंटी देता हूं, लिख के लीजिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस पेज से आपको 2 नंबर का सवाल आने वाला है। अगर थोड़ा सा इधर उधर ध्यान दीजिएगा ना
तो सावधानी हटेगा, दुर्घटना घटेगा। ठीक है, तो जिसको जिसको नींद आ रहा है थोड़ा सा पानी पी लीजिए और बताइए और देखिए इसको। तो रूल 29 क्या बताता है? रूल 29, रूल 28 में क्या बोला गया, चलिए दोबारा देख लेते हैं ज्ञानेंद्र जी। रूल 28 में बोला गया, द ऑथोरिटी अगेंस्ट हुज ऑर्डर अपील हैज बीन मेड। यहां पे हम लोग याद कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर पहला जो ऑर्डर था उसने किसने इशू किया? ऑर्डर इशूड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया गया। क्या ऑर्डर इशू किया गया? मान लीजिए इनके द्वारा ऑर्डर इशू किया गया, रिमूवल ऑफ ए पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, एक पोस्टल असिस्टेंट का रिमूवल के लिए ऑर्डर किया गया था, किसके द्वारा? एसपीओ के द्वारा। अब ये पोस्टल असिस्टेंट क्या किया? अपील किया। किसके पास अपील किया? अपील टू द डीपीएस। मान लीजिए जो डायरेक्टर पोस्टल सर्विस है, डीपीएस है, उनके पास अपील किया गया। ठीक है, तो यहां पे मेरा पनिशिंग ऑथोरिटी, पनिशिंग ऑथोरिटी कौन है? पनिशिंग ऑथोरिटी है एसपीओएस। मेरा एप्लेट ऑथोरिटी, EPPELLATE, एप्लेट ऑथोरिटी कौन है? मेरा डीपीएस है। ठीक है, और मेरा चार्ज्ड ऑफिशियल कौन है? मेरा पोस्टल असिस्टेंट है। ठीक है, अब एसपीओस के ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं डीपीएस के पास अपील करूंगा। ठीक है, अब यहां पे रूल 28 क्या बता रहा है? मान लीजिए डीपीएस के पास जब मैं अपील किया तो डीपीएस ने क्या किया? ऑर्डर्ड फॉर टू स्टेज डाउन फॉर 3 years या 4 years मान लीजिए। ठीक है, तो हमको सुपरिटेंडेंट ने पनिशमेंट क्या दिया था? सुपरिटेंडेंट ने रिमूवल का पनिशमेंट दिया था। एप्लेट अथॉरिटी ने क्या पनिशमेंट दिया? कि 2 स्टेज डाउन कर दो 4 साल के लिए। अब ये 2 स्टेज डाउन करने का 4 साल के लिए जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को लागू कौन करेगा? तो बोला जा रहा है ये जो ऑर्डर है इसको इफेक्ट में कौन लाएगा? तो मेरा जो सुपरिटेंडेंट है वो ही इफेक्ट में लाएगा। ऑर्डर किसने किया? एप्लेट अथॉरिटी ने किया। इफेक्ट कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट ही करेगा, क्योंकि डीपीएस तो कर नहीं सकता है, ये हमारा सुपरिटेंडेंट को ही इफेक्ट करना रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए ज्ञानेंद्र जी? ज्ञानेंद्र जी क्लियर है कि नहीं बताइए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 28 हमने देखा, अब आते हैं हम लोग रूल 29 पे। बोला जा रहा है अपील के बाद आपका आता है रिवीजन, है ना? पहले आता है अपील, फिर आता है रिवीजन, और फिर आता है रिव्यू, है ना? अपील, रिवीजन, रिव्यू। रिवीजन के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो हम लोग देखे थे अपील के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो 22 से लेके 28 के भीतर। रिवीजन के बारे में 29 में, रिव्यू के बारे में 29A में, है ना? अपील, रिवीजन, रिव्यू। तो रिवीजन में क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है आफ्टर अपील ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड हैज द ऑप्शन टू सबमिट रिवीजन पिटीशन, है ना? तो रिवीजन के लिए अपील के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन रहता है रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। अब ये रिवीजन के पावर किसके किसके पास है, ये होता है 2 नंबर का सवाल। ठीक है, ये है 2 नंबर के सवाल कि रिवीजन के पावर किसके किसके पास है। यहां से कोई 2 3 4 ऑप्शन उठा के दे देगा और आपको बोलेगा इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, कि किसके किसके पास ये पावर है रिवीजन का। तो पहला आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट हैज ऑल द पावर ऑफ रिवीजन। प्रेसिडेंट के पास रिवीजन का पूरा पावर है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG फॉर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAAD यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास पावर है रिवीजन का।
फिर आते हम लोग पोस्टल सर्विस बोर्ड अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में मेंबर पर्सनल के पास पावर है रिवीजन का। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के केस में एडवाइजर एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है एडवाइजर एचआरडी के पास पावर है रिवीजन का। इसके साथ साथ हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट हम किसको बोलते हैं, पीएमजी एंड अबोव का जो ऑफिसर है उनके पास पावर है रिवीजन का। क्लियर है? तो ये 5 ऑप्शन आपके पास हुआ। अब आता है फिफ्थ सिक्स्थ वाला केस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर जब हुआ है, ऑर्डर इशू करने के 6 महीने के भीतर अगर आप अपील करते हैं, वहां पे एप्लेट अथॉरिटी के पास ही रिवीजन का पावर रहता है। क्लियर है? मान लीजिए कि एक ऑर्डर इशू किया गया है ना, और ऑर्डर इशू करने के बाद विद इन 45 डेज आपको अपील करना था। आपने क्या किया, अपील नहीं किया, सीधा रिवीजन के लिए दे दिए। अब ये रिवीजन के लिए जब दिए, अगर ये 6 महीने के भीतर रहेगा तो रिवीजन के लिए पीएमजी के पास नहीं जाएगा, वो चला जाएगा एप्लेट अथॉरिटी यानी कि डीपीएस के पास। क्लियर है? तो ऑर्डर इशू करने के 6 महीने के भीतर रिविजनरी अथॉरिटी कौन होता है, तो जो एप्लेट अथॉरिटी होता है वही रिविजनरी अथॉरिटी होता है। ठीक है? जो आपका एप्लेट अथॉरिटी होता है वही होता है रिविजनरी अथॉरिटी। तो आपको याद रखना होगा, ये सवाल एग्जाम पे पूछा जाता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इशू के 6 महीने के भीतर एप्लेट अथॉरिटी ही आपका रिविजनरी अथॉरिटी रहता है। और ये जो 6 केसेस है इसको छोड़ के प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई दूसरा अथॉरिटी को स्पेसिफाई किया गया तो वो भी हमारा रिविजनरी अथॉरिटी हो सकता है। क्लियर है? तो 6 केसेस हमने क्या देखा, आप याद करिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी फॉर इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विस बोर्ड के केस में मेंबर पर्सनल, है ना। आपको जो लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन हमारा होता है आपका रिविजनरी अथॉरिटी। इसके भीतर मेंबर ऑफ पर्सनल दे देगा, इसके साथ साथ दूसरा और एक दो मेंबर का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि मेंबर पर्सनल जो होता है वो होता है आपका रिविजनरी अथॉरिटी। इसके साथ साथ एडवाइजर एचआरडी इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एप्लेट अथॉरिटी कब, अगर ऑर्डर इशू होने के 6 महीने के भीतर रिवीजन के लिए आवेदन दिया गया तो रिविजनरी अथॉरिटी ये लोग नहीं होंगे। अगर 6 महीने के भीतर आपने आवेदन कर दिया तो ये लोग आपका रिविजनरी अथॉरिटी नहीं रहेंगे, यहाँ पे एप्लेट अथॉरिटी ही आपका रिवीजन का पावर रहेगा, एप्लेट अथॉरिटी के पास ही। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे आगे आते हैं। अब रिवीजन कैसे किया जाएगा, तो बोला जा रहा है रिवीजन कैन बी डन सुओ मोटो और अदरवाइज। सुओ मोटो का मतलब ये जो 6-7 ऑफिसर के बारे में बताया गया है ना, ये जो व्यक्ति के बारे में रिविजनरी अथॉरिटी के बारे में बताया गया, ये अगर चाहता है तो खुद से किसी पर्टिकुलर केस का रिवीजन कर सकता है। ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर केस को सुओ मोटो संज्ञान में ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है और उनके बाद उसका रिवीजन का ऑर्डर पास कर सकता है जब भी इनको लगेगा। और साथ ही साथ बोला गया अदरवाइज। अदरवाइज मतलब जब गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा एप्लीकेशन किया जाएगा उस केस में भी वो आपका ऑर्डर इशू कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमको याद रखना है, रिवीजन सुओ मोटो भी होता है और ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर एप्लीकेशन किया गया वहां पे भी हो सकता है। ठीक है? अब रिवीजन कब तक किया जाएगा, तो बोला जा रहा है रिवीजन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं किया गया, एट एनी टाइम, नो टाइम लिमिट, नो टाइम बाउंड, नो ऑब्लिगेशन, है ना। हमारा अपील के केस में कितने दिन का समय था, फटाफट से बताइए। अपील के केस में कितने दिन का समय था, अपील के केस में 45 डेज का समय था। रिवीजन के केस में कितने दिन याद रहेगा,
रिवीजन के केस में कितने दिन? रिवीजन अदत प्रजापति जी गलत जगह पे चले गए। रिवीजन के लिए नो टाइम लिमिट। अगर ये आपसे ना सवाल पूछता है कि रिवीजन का टाइम लिमिट 6 महीना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। रिवीजन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर ऑर्डर इशू होने के 6 महीने के भीतर आप रिवीजन का आवेदन देते हैं, एप्लेट अथॉरिटी विल बी द रिविजनरी अथॉरिटी। ये ध्यान में रखिए। इफ रिवीजन का रिक्वेस्ट जो है, इफ द रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन इज मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम इशुएंस ऑफ ऑर्डर, द एप्लेट अथॉरिटी विल बी द रिविजनरी अथॉरिटी। बट उसके बाद अगर है तो ये बाकी जो लोग हैं यही होगा आपका रिविजनरी अथॉरिटी। क्लियर है? तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए रिवीजन के लिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि रिवीजन के केस में जब एप्लेट अथॉरिटी के द्वारा रिवीजन किया जा रहा है तब टाइम लिमिट क्या है? जब व्हेन रिवीजन इज डन बाय द एप्लेट अथॉरिटी, वहां पे टाइम लिमिट हो गया 6 महीना। वेरी गुड किशोर जी, सीताराम जी, है ना। बाकी केस में क्या है? नो टाइम लिमिट। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा एप्लेट अथॉरिटी है वो सर्टेन फैक्ट देखता था, रिविजनरी अथॉरिटी भी सेम चीज देखता है। The revisionary authority should consider all the relevant facts and findings with relevant records or document। तो जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसके आधार पे फैक्ट और उसका फाइंडिंग को देखना रिविजनरी अथॉरिटी का काम है। साथ ही साथ ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी देखता है कि जो क्वांटम, जो पनिशमेंट दिया गया वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। और उसके बाद ये इशू करेगा ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब रीजनड ऑर्डर। रिविजनरी अथॉरिटी है इसलिए कुछ भी बोल देगा नहीं चलेगा, कुछ भी ऑर्डर कर देगा नहीं चलेगा। इनका ऑर्डर भी स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, अर्थात रीजनड ऑर्डर होना चाहिए। क्यों हम ये ऑर्डर कर रहे हैं वो कारण रहना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे भी बोला गया, देखिए, इन केस ऑफ प्रपोज ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट को एनहेंस करना चाहते हैं तो भाई शो कॉज नोटिस भेजना रहेगा, ताकि आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे सको मेरे चार्ज्ड ऑफिशियल को, है ना। चार्ज्ड ऑफिशियल को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के लिए अगर इनहेंसमेंट किया जाना चाहिए, पनिशमेंट इनको लगता है, तो उनको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 29 का ए, जिसमें बताया गया रिव्यू के बारे में। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम either on his own motion or otherwise review any order passed under this rule। तो रिव्यू का पावर जिसके बारे में 29A में बताया गया, रिव्यू का पावर जिसके बारे में 29A में बताया गया, वो किनके पास है बताइए फटाफट से। सचिन जी, खाली 6 महीना बोलने से काम नहीं चलेगा। अभी हम तो यही आपको समझा रहे थे, है ना, आपको याद रखना रहेगा। तो प्रेसिडेंट के पास रिव्यू का पावर है। कितने आपका कौन सा रूल नंबर पे बताया गया रिव्यू के बारे में बताइए, कौन सा रूल में बताया गया? 29A में बताया गया। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या दिया गया? प्रेसिडेंट जब रिव्यू करेगा ये सुओ मोटो भी कर सकता है, ऑन हिज ओन मोशन, और अदरवाइज मतलब जब गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा तो वो क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। बट याद रखना है, ये जो रिव्यू का ऑर्डर है ये एक प्रकार रिविजनरी ऑर्डर ही है, जहां पे एक पुराना ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में कुछ रिवाइज किया जा रहा था। तो बोला जा रहा है तब तक इसको नहीं किया जाएगा जब तक कोई न्यू मटेरियल, कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई नया एविडेंस मेरे सामने नहीं आएगा, कोई नया फैक्ट मेरे सामने नहीं आएगा, तब तक रिव्यू नहीं किया जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है? व्हेन एनी न्यू मटेरियल और एविडेंस which could not be produced or was not available at the time of passing order under review and which has the effect of changing the nature of the case has come into exist, मतलब नॉलेज और नोटिस, है ना। तो बोला जा रहा है पहले जब
कोई आपका केस था, मान लीजिए पहले कोई ऑर्डर इशू किया गया था, उस टाइम पे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कोई विटनेस या एविडेंस अवेलेबल नहीं था, है ना। उसके अगेंस्ट में, एक मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो, पढ़ाई मम्मा, चलिए। तो क्या बताया गया, अब बोला जा रहा है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। अब जो रिवीजन का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में रिव्यू होता है ना। रिवीजन का ऑर्डर के अगेंस्ट में रिव्यू होता है। अब रिवीजन के केस में हमने देखा था प्रेसिडेंट भी था। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने ही पहले एक ऑर्डर पास किया ड्यूरिंग रिवीजन। अब बंदा ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में फिर रिव्यू के लिए दिया, तो क्या प्रेसिडेंट अपना डिसीजन को चेंज कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है। अपना ऑर्डर रिवीजन के टाइम पे दिया था, फिर वो रिव्यू किया गया, क्या प्रेसिडेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिव्यू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और बात है कब कर सकता है, तो याद रखना है, व्हेन एनी न्यू मटेरियल और एविडेंस जो प्रोड्यूस नहीं कर पाया गया था प्रीवियस टाइम पे, उसको जब हम रिव्यू कर रहे हैं उस टाइम पे अगर प्रोड्यूस किया गया, तो वहां पे उसके अगेंस्ट में हम रिव्यू कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो है रिव्यू कर सकता है। ठीक है। उसके बाद रिव्यू करने के बाद प्रेसिडेंट पहले जो पेनल्टी था उसको इंपोज करने के लिए भी बोल सकता है, उसको घटा बढ़ाने के लिए भी बोल सकता है। बट अगर वो एनहेंस करने के लिए बोलता है तो यहाँ पे दोबारा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा चार्ज्ड ऑफिशियल को, ताकि उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले और उनको शोकॉज किया जाएगा कि भाई तुम शोकॉज इसका जवाब दो कि क्या करना है नहीं करना है उस मामले में, ताकि उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिव्यू एनी ऑर्डर। प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऑर्डर को रिव्यू करने का पावर है, इंक्लूडिंग एन ऑर्डर ऑफ एक्सोनरेशन। ये एक्सोनरेशन के लिए भी, मान लीजिए पहले डिसमिसल का पावर सजा दिया गया था और प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं इस बंदे को एक्सोनरेट कर देंगे, वो पावर भी इनके पास अवेलेबल है ना। और ये जो पावर ऑफ रिव्यू है ये एक प्रकार का रिविशनरी पावर है, जहां पर प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डर का रिवीजन कर सकता है, इवन अपना ऑर्डर को भी वो चेंज कर सकता है ना। बट नॉट इन द नेचर ऑफ रिव्यूइंग ऑफ ओन डिसीजन। बट हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट अगर रिवीजन के समय पे कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को वो दोबारा रिव्यू कर रहा है, तो पहले उसने बोला था भाई पनिशमेंट रखो, बाद में बोला नहीं एक्सोनरेट कर दो, तो ये कैसे संभव है कि एक बंदा पहले बोला पनिशमेंट दो फिर बोला पनिशमेंट मत दो। तो बोला जा रहा है अगर कोई नया फैक्ट रहेगा, कोई नया एविडेंस मटेरियल विटनेस रहेगा, तभी जाके वो पहले का अपना जो डिसीजन है उसको चेंज करके नया डिसीजन दे सकता है। नया फैक्ट या नया मटेरियल उसमें रहना चाहिए। ठीक है। द पावर ऑफ रिव्यू इज वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट ओनली, नॉट ऑन एनी अदर अथॉरिटी। किसी भी दूसरे अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है। रिव्यू का पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। आपसे एग्जाम पे सवाल ये भी पूछा जाता है, पावर ऑफ रिव्यू इज वेस्टेड टू ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सीएजी इन केस ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी मेंबर पर्सनल पोस्टल सर्विस बोर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा बताइए। आंसर हो जाएगा ए, रिव्यू का पावर जो है केवल प्रेसिडेंट के पास ही है, बाकी लोगों के पास नहीं है। ठीक है। अब ये सारा डिफरेंट ऑर्डर वगैरह कौन देगा कैसे देगा हमने देखा। अब ये सारा ऑर्डर को सार्व कैसे करना है ना। हमने चार्जशीट इशू किया उसको सार्व करना है, हमने मेजर या माइनर पेनल्टी दिया उसको सार्व करना है, तो कैसे उसको सार्व किया जाएगा। तो बोला जा रहा है दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। नंबर वन, टू सर्व दिस इन पर्सन, भाई बाई हैंड जाओ हाथों हाथ पहुंचा के आ जाओ। और नंबर टू, कम्युनिकेटेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट।
याद रहेगा। तो नोटिस या फिर अदर प्रोसेस, अदर ऑर्डर जो भी हम इशू करेंगे, भेजना जाएंगे अंडर सीसीए रूल, आइदर वी हैव टू सर्व दिस इन पर्सन और दिस शैल बी सर्व्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो दो ऑप्शन है, आइदर सर्व इन सर्व जो है बाय पर्सन करना है, या फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जब आप किसी को ऑर्डर भेजते हैं तो बोला जा रहा है सर्विस ऑफ ऑर्डर एट रेसिडेंस ऑफ सबॉर्डिनेट स्टाफ शैल नॉट बी मेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। है ना, जैसे मान लीजिए आप पोस्टल इंस्पेक्टर बने, आप एएसपी बने, आप में से कुछ लोग एएसपी भी होंगे जो मान लीजिए ग्रुप बी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं, है ना। तो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है और आपको भेज दिया गया कि जाओ इस बंदे के घर पे जाके ये चार्जशीट को डिलीवरी कर दो, या फिर ये आपका इनका मान लीजिए सर्विस से जो डिसमिसल रिमूवल का पनिशमेंट है, सस्पेंशन का ऑर्डर है, उसको डिलीवरी कर दो। तो भाई आपको भेजने का पावर किसी के पास नहीं है। अगर आप गेजेटेड ऑफिसर है, आपको भेजा नहीं जा सकता है इस काम से। तो बोला जा रहा है सर्विस ऑफ ऑर्डर एट रेसिडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ शैल नॉट बी मेड बाय गेजेटेड ऑफिसर। इसके लिए किसी गेजेटेड ऑफिसर को नहीं भेजा जाएगा। ये ऑर्डर भेजने के लिए कभी भी हम एक इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर टाउन इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई ऑफिसर को नहीं भेज पाएंगे। याद रहेगा। तो हाईएस्ट ऑफिसर जिसको भेजा जा सकता है वो कौन है, एक इंस्पेक्टर पोस्ट को मैं भेज सकता हूं कि इनके घर पे जाके बाय पर्सन इन पर्सन इसको डिलीवरी कर दीजिए, है ना। और हमेशा याद रखना, आपको अगर कभी भी भेजा जाता है इन पर्सन डिलीवरी करने के लिए, उनका एक्विटेंस लेना मैंडेटरी है। उनका एक्विटेंस ले लीजिए, है ना। अदरवाइज कुछ और भी ऑप्शन है जो हम लोग देखे हुए हैं कि उनके दीवार पे चिपका के आ जाते हैं। मान लीजिए वो बंदा जो है गायब है ना, जिसके नाम पे ऑर्डर इशू करना था। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम गए चिट्ठी डिलीवर करने के लिए और जाके देखे वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो बोला जा रहा है 2 4 5 कॉपी बना के लेके जाइए, उसके घर के दरवाजे के नीचे से एक उधर दे दीजिए, उसके दरवाजे पे पेस्ट कर दीजिए, और जब पेस्ट कर रहे हैं बगल में उनका जो नेबर वगैरह है 2 4 आदमी को बुला के वहाँ पे विटनेस ले लीजिए, है ना। लोकल न्यूज़पेपर पे इश्तेहार दे दीजिए। तो ये सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। ठीक है। आगे आते हैं रूल 31, जहाँ पे बताया गया पावर टू रिलैक्स द टाइम लिमिट, है ना। टाइम लिमिट हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका रिवीजन के केस में हमने देखा, अपील के केस में हमने देखा। बेसिकली अपील के केस में सबसे हमने देखा टाइम लिमिट 45 डेज का दिया हुआ था, है ना। तो ये टाइम लिमिट को रिलैक्स करने का पावर किसके पास है। तो बोला जा रहा है अगर गुड एंड सफिशिएंट रीजन है, मतलब वैलिड ग्राउंड अगर है, इफ देयर इज सम वैलिड ग्राउंड, कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी रहेंगे उनके पास पावर है टू रिलैक्स द टाइम लिमिट, है ना। तो वो टाइम लिमिट को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद रूल 33 में था ट्रांजिटरी प्रोविजन। आज के दिन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ये रूल जो है 1965 का है, और जब उस रूल आया हुआ था तो रूल के साथ साथ तुरंत शेड्यूल नहीं बना था, शेड्यूल बनने में थोड़ा टाइम लगा था। तो बोला गया इस एक्ट को जब कमेंसमेंट था, एक बार बताइए अभी सीसीए रूल कब से लागू हुआ था, डेट फ्रॉम विच सीसीए रूल केम इन टू इफेक्ट। 1/12/1965। वेरी गुड मुकेश जी, आप अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, है ना। कितने से, 1/12/1965, है ना। 1/12/1965 से ये रूल जो है हमारा लागू हुआ था। तो जब 1/12/1965 में ये रूल आया तो तुरंत मेरा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल नहीं बना था, है ना। तो तुरंत मेरा शेड्यूल नहीं बना था, और जब तक शेड्यूल नहीं बना था कौन मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, कौन मेरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, इसके बारे में मेरे पास आइडिया नहीं था। तो बोला जा रहा है कि जब तक शेड्यूल नहीं बनेगा तब तक के लिए कौन सा शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा। तो सीसीए रूल 1965 से पहले सीसीए रूल 1957 चल रहा था।
तो बोला जा रहा है सीसीए सीसीए रूल 1957 में जो शेड्यूल था, और सिविलियन इन डिफेंस सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 1952, इन दोनों का जो शेड्यूल है उसी को मान लिया जाता था सीसीएस सीसीए रूल 1965 का शेड्यूल। तो ये ट्रांजिटरी प्रोविजन था जो उस जमाने पे जरूरत था। आज के दिन में जब से हमारा ये कंप्लीटली लागू हो चुका है, शेड्यूल निकल चुका है, इसके बाद इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? आगे रूल 34 में बताया गया रिपील एंड सेविंग। ये इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे पूछेगा सीसीएस सीसीए रूल कौन सा रूल को रिपील किया, तो आपको याद रखना है सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 1957 को रिपील किया, और सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 1952 को रिपील किया। तो सीसीएस सीसीए 1957 और सीडीएस सीसीए 1952, इन दो रूल को रिपील किया गया है सीसीएस सीसीए रूल के द्वारा, है ना। स्क्रीन जो है विजिबल है जितना हमको लगता है, बाकी लोग कंफर्म करिए। नवीन जी ये आपका दिखना चाहिए, ठीक है, अभी दिख रहा है। आगे आते हैं हम लोग। रिमूवल ऑफ डाउट मतलब इंटरप्रिटेशन। अगर कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन में, रूल का इंटरप्रिटेशन में कोई डाउट आता है, उस डाउट को कौन रिमूव करेगा, तो बोला जा रहा है रिमूवल ऑफ डाउट का पावर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिमूवल ऑफ डाउट का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो चीज हमने देखा, यहां से हमारा 1 से 35 तक रूल खत्म होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन और, किसी का अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लीजिए। किसका अनम्यूट है? चलिए म्यूट हो चुका है ना। अब आते हैं हम लोग हैंडलिंग ऑफ आईओपीओ केसेस। आईओपीओ इंक्वायरी कितना हैंडल कर पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। यहां से आपके एग्जाम पे एक सवाल आएगा, 2 नंबर का रहेगा, एक सवाल आएगा, इसको आपको याद कर लेना है। क्या क्या केस है? तो बोला जा रहा है रिटायर्ड आईओ, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कितने केसेस में आपका आईओ बन सकता है। तो बोला जा रहा है 1 साल में मैक्सिमम 8 केस और एट ए टाइम 4 केस, है ना। तो रिटायर्ड आईओ में 4/8, रिटायर्ड आईओ में 4/8 मतलब 4 केस एट ए टाइम, 8 केस इन ए ईयर। सर्विंग आईओ अर्थात कोई इंक्वायरी ऑफिसर या प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो सर्विंग है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो बोला जा रहा है वो 2 केस एक बार में हैंडल कर सकता है और साल भर में 10 केस हैंडल कर सकता है। यहां पे था 4/8, यहां पे है 2/10, ठीक है। सर्विंग आईओपीओ में यहाँ पे आईओ प्लस पीओ मिला के ये केसेस है ना। सर्विंग आईओपीओ क्या बोला जा रहा है, 2 केसेस एट ए टाइम, एक बार में 2 केस हैंडल करेगा और 10 केस मैक्सिमम एक साल में वो हैंडल कर सकता है। डिफेंस असिस्टेंट अगर आपको बनना है, मतलब चार्ज ऑफिशियल का वकील बनना है, तो बोला जा रहा है सर्विंग के केस में 3/8 और रिटायर्ड के केस में 7/8। सर्विंग के केस में 3 केसेस एट ए टाइम और 8 केसेस पर ईयर, रिटायर्ड के केस में 7 केसेस एट ए टाइम एंड 8 केसेस पर ईयर। तो दोनों जगह पे 8 तो सेम है, बट सर्विंग के केस में एक बार में 3 केस हैंडल करिएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम है, इसलिए एक बार में मैक्सिमम 3 केस आप डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं, और रिटायर्ड के केस में 7 केस मैक्सिमम बन सकते हैं, है ना, एट ए टाइम, और साल भर में 8 केस, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कितना मिलता है, तो आईओपीओ का केसेस को हैंडल करने के लिए जो हमारा इंक्वायरी ऑफिसर है, जो हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, जो सेक्रेटरियल असिस्टेंस देते हैं, इन सभी लोगों को ऑनरेरियम दिया जाता है। कितना ऑनरेरियम दिया जाएगा, तो बोला जा रहा है अगर गवर्नमेंट, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर एज आईओ काम कर रहा है और उस केस में आपका 10 से ज़्यादा विटनेस है, तो 90% ऑफ बेसिक पेंशन, उनका जो बेसिक पेंशन होगा उसका 90% उनको दिया जाएगा ऑनरेरियम। अगर 6 से लेके 10 के भीतर है तो 70% ऑफ बेसिक पेंशन, और अगर लेस देन 6 केसेस है तो 60% ऑफ बेसिक पेंशन, है ना। 6 से कम हुआ तो 60,
6 से लेके 10 के भीतर तो 70, 10 से ज्यादा तो 90, 60, 70, 90। कौन सा केस में? अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट मेरा इंक्वायरी ऑफिसर है तो। अब इस रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है। वो कितना है? बोला जा रहा है एक केस में मैक्सिमम 40,000 और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम 40,000 का टीए उनको दिया जाएगा, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस, इन दोनों के भीतर जो भी कम है वो अमाउंट हम उनको एज टीए पे करेंगे। अब इस रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह लोगों को असिस्ट करने के लिए या फिर बड़े बड़े ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरियल असिस्टेंस दिया जाता है। उस सेक्रेटरियल असिस्टेंस जो देते हैं उन बंदे को भी आपका पैसा दिया जाता है वहाँ पे, है ना। मतलब सेक्रेटरी असिस्टेंस के लिए भी आपका पैसा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो बोला जा रहा है विटनेस अगर 10 से ज़्यादा है तो 40,000, विटनेस अगर 6 से लेके 10 है तो 30,000, और अगर 6 के कम है तो 20,000। तो याद रखिए 6 से कम, 6 से लेके 10 और 10 से ज़्यादा 20, 30, 40। 6 से कम हुआ तो 20,000, 6 से लेके 10 तक हुआ तो 30,000, और 10 से अगर ज़्यादा हुआ तो 40,000। ठीक है। अब ऑनरेरियम टू आईओ। अब आप अगर ऑनरेरी मतलब एज आईओ काम कर रहे हैं, आप अगर केस को समय में ख़त्म कर देते हैं तो आपको ऑनरेरियम दिया जाएगा। कितना? 50% ऑफ योर बेसिक पे। तो आपका जो बेसिक पे है उसका 15% ऑनरेरियम आपको हमको मान लीजिए दिया जाएगा। और अगर कॉमन प्रोसीडिंग चल रहा है तो वहाँ पे पार एक्स्ट्रा सीओ, देखिए एक सीओ तो रहेगा ही रहेगा, उसके लिए हमको 15% ऑफ द बेसिक पे देगा। अब कॉमन प्रोसीडिंग मान लीजिए 5 चार्ज ऑफिशियल के अगेंस्ट में कॉमन प्रोसीडिंग चल रहा है, तो एक के लिए हो गया 15% ऑफ बेसिक पे प्लस 4 इंटू 5,000। क्लियर है? तो ये हमारा ऑनरेरियम हो जाएगा। आगे आते हैं ऑनरेरियम टू पीओ। ये कितना है? तो 10% ऑफ बेसिक पे, जो बेसिक पे रहेगा उसका 10% जो है हमको ऑनरेरियम देना रहेगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब आगे आ रहे हैं हम वो इंपॉर्टेंट पेज में जहां से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा। इस पेज से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। ऑनरेरियम क्या होता है? मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, आपको सैलरी के साथ साथ कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। ठीक है। तो अगर आप आईओपीओ का काम करते हैं इन एडिशन टू योर ओन ड्यूटी, तो उस एक्स्ट्रा काम के लिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग टाइम लिमिट। क्या क्या दिया गया? तो पहला आया सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द चार्ज्ड ऑफिशियल। चार्ज्ड ऑफिशियल को कितने दिन के भीतर अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना रहेगा? तो बोला जा रहा है 15 डेज, 15 दिन के भीतर उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है। और इस टाइम को फर्दर 15 + 15 के स्लैब में बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम 45 डेज के भीतर उनको रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट टू बी गिवन टू सीओ और नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब देखिए जब हम लोग चार्जशीट इशू करते हैं उसके एनेक्सर 3 में, चार्जशीट के एनेक्सर 3 में लिस्टेड डॉक्यूमेंट रहता है जिसके आधार पे केस को प्रूव या प्रूव किया जाएगा। अब चार्ज्ड ऑफिशियल के अगेंस्ट में सारा डॉक्यूमेंट होता है। अब चार्ज्ड ऑफिशियल को अगर लगता है उनको केस को प्रूव ना दिखाने के लिए, मतलब केस को अनप्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट देते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट चार्ज्ड ऑफिशियल देता है, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वो डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं होता है तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। जब रिक्विजिशन दिया गया वहां से 1 महीने के भीतर हमको इधर डॉक्यूमेंट दे देना है या फिर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है। पीओ को अपना केस को प्रेजेंट करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है
है ना, कि भाई चलो ये केस सारा हो गया, अब तुम अपना जो एविडेंस है, जो अपना विटनेस है, उन सबको एक एक करके बुलाओ। इसके लिए उनको अपना केस बनाने के लिए, केस को रेडी करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट बाय चार्ज्ड ऑफिशियल, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे केस प्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड जो चलेगा ना, उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने का समय दिया जाता है चार्ज्ड ऑफिशियल को। तो जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट रहता है चार्जशीट में एनेक्सर 3 में, उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम चार्ज्ड ऑफिशियल को 5 दिन का समय देते हैं कि भाई 5 दिन के भीतर तुम ये सारा डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लो, और मान लीजिए किसी कारणवश उनको और एक्स्ट्रा समय चाहिए तो फर्दर 5 दिन का समय हम उनको दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नोटिस पीरियड फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के लिए चार्ज ऑफिशियल रिक्वेस्ट किया था, तो ये डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए मतलब चार्ज ऑफिशियल को कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए, चार्ज ऑफिशियल को कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मांगने के लिए आईओ के द्वारा उनको 10 दिन का समय दिया जाता है। और मान लीजिए 10 दिन के भीतर ये लिस्ट बना नहीं पाया तो आईओ अगर चाहता है तो फर्दर 10 दिन का समय उनको दिया जा सकता है। क्लियर है। जब भी पीओ कोई नया एविडेंस लाएगा, अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर कोई नया एविडेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है, उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है, और उस पीओ का जो नया एविडेंस रहेगा वो लाने के बाद 3 दिन का क्लियर टाइम दिया जाएगा आपका चार्ज्ड ऑफिशियल को। देखिए हम लोग जब मतलब मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि अचानक से एक विटनेस लेके आ गया और बोला गया ये तो सरप्राइज था, तो हमारा डिपार्टमेंट के केस में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, सीसीए प्रोसीड्योर में ये सरप्राइज नहीं चलेगा। आप अगर नया विटनेस लाते हो, नया एविडेंस लाते हो, तो सीओ को अपना केस बनाने के लिए 3 क्लियर डेज का समय देना रहेगा। जिस दिन आप उसको प्रेजेंट किए, मतलब जिस दिन आपने वो नया एविडेंस को लाया और जिस दिन आप उसको इंक्वायरी करने वाले हैं, इस 2 दिन के भीतर 3 क्लियर दिन रहेगा। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। कंप्लीशन ऑफ रूल 14 इंक्वायरी, रूल 14 का जो कंप्लीट इंक्वायरी प्रोसीड्योर चलता है उसके लिए टाइम दिया जाता है आईओ को 6 महीना। आईओ को 6 महीने के भीतर केस को कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो पाया फर्दर 6 महीने के लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, और ये 6 महीने के ब्लॉक में ही उनको रिक्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब हमने देखा था सर्टेन केसेस में जहां पे विजिलेंस एंगल है, ग्रुप ए ऑफिसर है, वहां पे यूपीएससी का एडवाइस मांगा जाता है। अब यूपीएससी अगर एडवाइस देता है उसके अगेंस्ट में भी सीओ अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है। यूपीएससी के अलावा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीवीसी है, उसका भी एडवाइस मांगा जाता है विजिलेंस एंगल वाला केसेस में। और ये एडवाइस 2 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज ऑफ एडवाइस। और दोनों केस में इस एडवाइस मांगने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है। चार्जशीट इशू करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। अब ये 1 हफ्ता कहाँ से, तो बोला जा रहा है जब भी कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये डिसाइड करता है कि किसी पार्टिकुलर केसे में कोई चार्जशीट उनको इशू करना है, तो ये मैटर जिस दिन फाइल में उन्होंने नोट किया, इशू ए चार्जशीट, मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास नोट शीट पुट अप किया गया और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने लिख दिया इशू ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट, इशू ए माइनर पेनल्टी चार्जशीट, उसका ड्राफ्ट बनाओ, तो ये रिटन ऑर्डर हो गया, मतलब द डिसीजन इज मेड दैट द चार्जशीट इज टू बी इशूड। अब उस डिसीजन से 1 हफ्ते के भीतर चार्जशीट को इशू करना है। फिर आता है रूल 14 का कंप्लीट प्रोसीड्योर खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा, तो यहां पे देखिए ये जो हम लोग रूल 7 में देखे थे, पॉइंट 7 में देखे थे, यहां पे टाइम अलॉटेड टू आईओ, यहां पे टाइम टू आईओ, ये है टाइम टू आईओ, आईओ को कितना समय दिया जाता है। और ये रूल 14 प्रोसीड्योर जो है ये कहां से, तो ये फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब चार्जशीट इशू से लेके पनिशमेंट देने तक, ये जो आपका डिटेल्ड प्रोसीड्योर है
इसके लिए समय कितना दिन का रहता है? इसके लिए 18 महीने का समय रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के भीतर एक है जो आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा कि रूल 14 का प्रोसीड्योर, डिटेल्ड जो हमारा प्रोसीड्योर है उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 18 महीने का समय लगता है। अब डीए का फाइनल ऑर्डर, जब इंक्वायरी हो जाता है, आईओ अपना रिपोर्ट सबमिट कर देता है, उस आईओ के रिपोर्ट के अगेंस्ट में अनंत काल हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंतजार नहीं कर पाएगा। आईओ का जब रिपोर्ट आ गया, उसके 3 महीने के भीतर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या करना रहता है? अपना फाइनल ऑर्डर पास करना रहता है। ठीक है। अपील के लिए टाइम कितने दिन का है? 45 डेज। रिवीजन के लिए नो लिमिट, रिव्यू के लिए नो लिमिट। तो ये होता है हमारा टाइम पीरियड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है सीसीए रूल का आज का हमारा जर्नी। इसके भीतर अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर मेरे जानकारी में रहेगा तो मैं ज़रूर उसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। इसके साथ साथ कल हम लोग थोड़ा सा और एक क्लास देखता हूँ। कुछ हमको एक्चुअली मेरे पास सीसीए का किताब जो है मेरे सर के पास रखा हुआ है, जिस कारण से हमको थोड़ा इसमें और कुछ एडिशन करना था, तो अभी तक हम उसको कर नहीं पाए। तो हम देख लेते हैं, उसको एक बार मंगवा लेते हैं। और रूल 17 और रूल 30 इसके भीतर अंतर क्या है? तो रूल 17 आप देख लीजिए एक बार। रूल 70, रूल 30 हम लोग क्या देखे थे? सर्विस ऑफ ऑर्डर और नोटिस। तो नोटिस को कैसे हम सर्व करेंगे उसके बारे में बताया गया कि बाई पर्सन करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करेंगे, गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू नहीं करेंगे। ये बताया गया था कहाँ पे? सर्विस के बारे में। और आते हैं हम लोग रूल 17। रूल 17 में बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या क्या बोला गया? बोला गया ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू बी कम्युनिकेटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट अलोंग विथ फाइंडिंग ऑफ चार्जेस। देखिए, बेसिकली रूल 17 हमको बताया है कि किसके साथ कम्युनिकेट करना है और किसके साथ कम्युनिकेट करना है। बेसिकली अगर आप बोले तो किसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे उसका क्या ये रहेगा, वो बताया गया रूल 17 में। अब उस कम्युनिकेट करने के लिए क्या प्रोसीड्योर होगा, इन पर्सन होगा या सर्विस रजिस्ट्री के थ्रू होगा, उसके बारे में बताया गया रूल 30 में। क्लियर है? जब आप कम्युनिकेट करिएगा उसका जो प्रोसीड्योर है उसको रूल 17 में दिया गया। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू बी कम्युनिकेटेड विद गवर्नमेंट सर्वेंट अलोंग विद फाइंडिंग ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस। अब ये बोला गया 17 में। अब इसको कम्युनिकेट आप कैसे करिएगा? तो आप इन पर्सन कर सकते हैं और थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। इसको कहाँ पे बताया गया? इसको रूल 30 में बताया गया है ना। इसको रूल 30 में बताया गया। तो यही बात हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है। 17 और 30 के भीतर हमारा यही अंतर दिया हुआ है। क्लियर है? रूल 35 में कुछ नहीं है। रूल 35 बताता है रिमूवल ऑफ डाउट। मतलब मान लीजिए आपका कोई जब सीसीए रूल का इंटरप्रिटेशन चल रहा है, आपको कहीं पे जाके थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि भाई ये सही है या गलत है, क्या करना है नहीं करना है ना। तो आपको अगर कभी भी मान लीजिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, हु विल बी द कंपिटेंट अथॉरिटी। कौन आपका एप्लेट अथॉरिटी होगा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कौन रिविजनरी अथॉरिटी होगा, मतलब रिवीजन का अथॉरिटी तो आपका दिया हुआ है ना। तो मान लीजिए इस प्रकार से कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारा जगह पे अब समस्या अगर आएगा तो वहां पे रिमूवल ऑफ डाउट के लिए किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यही बताया गया रूल 35 में, है ना। रिमूवल ऑफ डाउट, कभी भी अगर इंटरप्रिटेशन में कोई समस्या आता है, द मैटर शेल बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? और बताइए। और किसी का अगर कुछ डाउट है तो बताइए। और किसी का कुछ डाउट है?
और किसी का कुछ डाउट है तो बताइए। रूल 22 में शांतनु जी हम लोग देखे हुए थे कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं किया जाएगा। रूल 22 में हम लोग देखे थे कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं किया जाएगा। तो उसमें